हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि रशियन वॉरशिप मॉस्को को सीरियसली डैमेज जो है वो पहुंचाई गई है यूक्रेन में। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया की ब्लैक सी फ्लीट की ये सबसे इम्पॉर्टेंट शिप जो है वो मानी जाती थी। तो मॉस्को स्लावा क्लास की एक गाइडेड मिसाइल क्रूज़र है जो कि 1983 से सर्विस में है और ये करीबन 12,490 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्रूज़र है। इसमें 16 P1000 वल्कन एंटीशिप मिसाइल्स हैं और करीबन 64 के आसपास S300 या फिर SA-N6 लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट रेंज के सैम की बात करें तो 40 के आसपास ओसा MA या फिर SA-N4 गैको SR सैम्स हैं। मेन गन यहाँ पर एक AK-130 है जो कि 130 mm की गन है। बाकी क्लोज इन वेपन सिस्टम के तौर पर यहाँ पर 6 AK-630 और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 RBU-6000 रॉकेट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली क्रूज़र है और यहाँ पर जो P1000 वल्कन एंटी शिप या फिर एंटी सरफेस क्रूज मिसाइल है वो बहुत ही ज़्यादा घातक और कैपेबल मानी जाती है। ये करीबन 6 से 7 टन की मिसाइल है और 1000 किलोग्राम का तो खाली वॉरहेड ही कैरी करती है। इसकी रेंज जो है करीबन 700 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो यूक्रेन के लिए ये जो क्रूज़र है वो काफ़ी बड़ा खतरा था। तो रशिया का क्लेम यहाँ पर है कि ये जो डैमेज हुआ है वो ऑनबोर्ड रखे एमिनेशन के एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है और जो क्रू है उनको सेफली यहाँ से निकाला गया है। तो ये जो वॉरशिप है ये एक्चुअली फेमस हुई थी स्नेक आइलैंड के इंसिडेंट के बाद, जहाँ पर 13 यूक्रेनियन गार्ड्स को इस शिप के द्वारा वार्निंग दी गई थी। उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई थी कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और 13 के 13 जो हैं वो मारे गए रशियन अटैक में। बाद में पता ये लगा कि सबने सरेंडर कर दिया था। तो रशिया का ये कहना है कि शिप में आग लगी जिसकी वजह से ऑनबोर्ड जो एमिनेशन था वो फटा और जो शिप है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया, लेकिन जो ऑनबोर्ड क्रू था उनको सेफली वहाँ से निकाला गया। तो ये बात आपको बता दें कि मॉस्को में करीबन 500 लोगों का क्रू जो है वो एक बार में आता है। तो ये एक एक्चुअली काफ़ी बड़ी डैमेज है क्योंकि क्रूज़र को डिस्ट्रॉय करना बहुत बड़ी बात होती है। यूक्रेन का दावा यहाँ पर यह है कि इस क्रूज़र को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके द्वारा 2 नेपच्यून क्रूज़ मिसाइल को यूज़ किया गया जिसका कोड नेम P360 है। तो नेपच्यून क्रूज़ मिसाइल जो है ये KS-35 पर ही बेस्ड है और ऐसा कहा जाता है कि एक नेपच्यून जो है वो करीबन 5000 टन के डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और यहाँ पर दावा किया गया है कि 2 नेपच्यून मिसाइल को लॉन्च किया गया था जिसने सक्सेसफुली जाकर क्रूज़र को हिट किया और उसे डिस्ट्रॉय किया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पर KS-35 के कंपैरिजन में बेटर जैम रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मॉस्को की तो ये एक वेल डिफेंडेड क्रूज़र था। यहाँ पर आपको करीबन 64 S300 मिलती है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए और शॉर्ट रेंज के लिए आपको 40 के अराउंड ओसा में मिल जाती है। तो अच्छा खासा डिफेंस है। साथ ही साथ अगर आप क्लोज इन वेपन सिस्टम की बात करें तो AK-630 भी यहाँ पर करीबन 6 के आसपास हैं। तो इसके बाद भी 2 नेपच्यून मिसाइल अगर हिट कर जाती हैं तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को देखें, स्नेक आइलैंड से ही चीज़ों को उठा ले जहाँ पर ये क्लेम किया गया था कि मॉस्को द्वारा जो 13 गार्ड्स थे उनको मार दिया गया, वो बाद में फेक निकल कर सामने आया था। तो नैरेटिव बिल्डिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। तो हम श्योरली होकर ये नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रॉय नेपच्यून की वजह से हुआ है या फिर ऑनबोर्ड फायर की वजह से हुआ है। फैक्ट ये है कि ये डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये बात भी हम नहीं कहेंगे कि रशिया द्वारा प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जा रहा है, पर यूक्रेन का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। पर अल्टीमेटली रशिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, भले ही इसे यूक्रेन द्वारा मारा गया हो या फिर खुद ही ऑनबोर्ड फायर की वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ हो। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि पर्सनली हम देना चाहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये एक्चुअली जो फेलो डिफेंस चैनल्स हैं उनके लिए भी रेलेवेंट रहेंगी और आपको हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आएगा। तो बेसिकली हमारा काम जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का है, भले ही वो टेक्निकल हो, ताकि जो मासेस हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है, उनको समझ में आए। तो ये बेसिकली हमारा काम है और शायद इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं। तो फोटोग्राफी करना और वीडियोग्राफी करना ये डेफिनेटली हमारे स्किल्स नहीं है, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते और ये सबके बिहाफ में कह रहे हैं। हो सकता है कोई अच्छा फोटोग्राफर हो, बात अलग है, पर हम नहीं है पर्सनली। तो चीज़ें बेटर समझ में आए इसके लिए हमें फ़ोटो या फिर वीडियोज़ को यूज़ करना पड़ता है ताकि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकें और जो हम कह रहे हैं उससे आप रिलेट कर सकें।
तो अब डिफ़िकल्टी कहाँ आती है? डिफ़िकल्टी यहाँ आती है कि हम इंडिया में हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जिनको फ्री पब्लिक वीडियोज़ और फुटेज अवेलेबल करानी चाहिए, जैसे कि बाहर अवेलेबल होती हैं, वो हमारे यहाँ काफ़ी कम है। और अगर कराई भी जाती हैं तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, रेयरली चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो हमारे पास वीडियो और फुटेजेस की कमी है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑल्दो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग है कि जो दूसरे सोर्सेस हैं जो कि ऑफिशियल चैनल्स नहीं हैं, वो आपके इक्विपमेंट की ही हाई क्वालिटी फुटेज अपलोड कर पाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका जवाब हमें नहीं पता, पर ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। अगर आप यूएस की बात करेंगे तो उनके डिफरेंट कमांड्स के खुद के ट्विटर अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जहाँ पर वो हाई क्वालिटी फुटेजेस को अपलोड करते हैं खुद के पीआर के लिए। और इवन रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा भी हाई क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर हम यूक्रेनियन वॉर को ही देखें, और ये पब्लिकली अवेलेबल फुटेजेस हैं, फ्री टू यूज़ हैं। तो अगर हम किसी ऐसे वेपन सिस्टम की बात करते हैं जो कि इंडियन नहीं है, तो बहुत आसानी से हमें कॉपीराइट फ्री वीडियोस जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन जब हम इंडियन सिस्टम्स की बात करते हैं तो हाई क्वालिटी वीडियो फुटेजेस या फिर फोटोग्राफ्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि प्रसार भारती या ANI हो गई, उनके द्वारा भी कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक जो हैं वो मारे जाते हैं। तो हमारा काम ऐसा है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ रेयर फुटेजेस जो हैं अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो ये खतरा रहता है कि कल को 1 साल बाद या 2 साल बाद भी कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो मारी जा सकती है, जिसकी वजह से चैनल का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ सकता है। तो भले ही हमने 700 के आसपास वीडियो बनाए हो, पर खतरा हमेशा रहेगा कि कभी भी कहीं भी कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आ सकती है और ये चैनल जो है वो बंद हो सकता है। और ये हमारे साथ नहीं, ये सबके लिए है। तो हमारे द्वारा पहले कोशिश ये करी गई कि पहले तो परमिशन मांगने की कोशिश करी जाए, और फिर अगर रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो हम उनकी फुटेज को जितना कम से कम हो उतना यूज़ करें और उनको प्रॉपर क्रेडिट दें, ताकि सबको पता लगे कि ये कंटेंट किसका यूज़ किया गया है। लेकिन उसके बाद भी उनके पास सारे राइट हैं, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दी है, वो कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, यहाँ पर हमारे इंटेंशंस भी गलत नहीं है, पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आप उनको पे क्यों नहीं करते। तो ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर दें कि अगर 10 सेकंड की भी फुटेज यूज़ करी गई है 8 मिनट के वीडियो में, और अगर उनके द्वारा कॉपीराइट क्लेम करा जाता है, तो वीडियो ने जितना भी अर्न किया है वो सारा का सारा प्रॉफिट क्लेम जिसने किया है उसके पास चला जाता है। और ये पास्ट में भी हुआ है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये चीज़ हम मान के चलते हैं कि ऐसी कई फुटेजेस होंगी जहाँ पर ये क्लेम आ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल चलता रहेगा। थोड़ी सी अर्निंग इसमें चली जाती है तो हमें इससे कोई इशू नहीं है। तो अब हमारे काम की मोटिवेशन क्या है? तो पहली बात तो हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए पैशनेट है, चीज़ों को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। और जो अभी मोटिवेशन है, जो हमें मोटिवेट करती है डेली ये काम करने की, वो डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू है। तो अगर हम 6 से 7 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कमिट कर रहे हैं इस एज में, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि रेवेन्यू की यहाँ पर वैल्यू रहेगी। लेकिन ये बात भी हम क्लियर कर दें, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेवेन्यू है, उतना इंपॉर्टेंट इस चैनल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इस स्टैंडर्ड की हो, कि उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो और जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हो। तो रेवेन्यू के साथ साथ एक वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस ग्रुप को भी बनाना हमारा गोल है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो इंटेंशंस हैं वो पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ अगर हम चैनल के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगता है, जिसके लिए हमारे द्वारा स्पॉन्सर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया जा रहा है, ताकि रेवेन्यू को हम बढ़ा सकें और अल्टीमेटली चैनल की क्वालिटी भी बढ़ा सकें। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में अगर हम किसी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, और फिर ये सोचना लोगों का कि हम किसी के कंटेंट को चुरा रहे हैं, जबकि हमारा जो बेस है वो खाली इन्फॉर्मेशन ही है। जो रिप्रेजेंटेशन के लिए वीडियोस यूज़ करे जाते हैं ना वो हमारे होते हैं, ना हम उसको क्लेम करते हैं। तो ये थोड़ा सा बात लगती है, पर सिचुएशन ऐसी है तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। आई होप हमारी साइड क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।